IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की आपको तैयारी करवाई जा रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम सिंगेज मैथमेटिक्स, ये जो बुक है आपका 5 किताबों का कलेक्शन, इसके थ्रू ये तैयारी कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर सिंथेसिस, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, ये 5 किताबें हैं जो पूरा प्रॉपर्ली आपको हर एक चीज़ करवाती है। हम सारी किताबें, सारे चैप्टर्स, सारे कंसेप्ट्स उन्हें कंसोलिडेट करते हैं एग्जाम्पल से। फिर चैप्टर कंप्लीट होने पर हम एक्सरसाइजेस के थ्रू हर वैरायटी के क्वेश्चन का एक्सपोजर लेते हैं और फिर JEE एडवांस्ड के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करते हैं ताकि पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7th चैप्टर आपका हाइपरबोला चल रहा है। इसमें थ्योरी वाइज ये फाइनल लेक्चर है। इसके बाद हम एक्सरसाइजेस पर शिफ्ट होंगे और फिर JEE एडवांस के PYQs के साथ कोऑर्डिनेट खत्म करके कैलकुलस शुरू करेंगे। खैर अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं तो हम टेंजेंट्स और नॉर्मल की बात कर रहे हैं हाइपरबोला की, स्पेसिफिकली उस केस में जहां पे आपका ये हाइपरबोला हो जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, उस खास केस में जब आपके एजिम्प्टोट्स क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसी सारी बात को कंटिन्यू करते हुए चीज़ें देखते हैं। गौर से सुना, मज़ेदार सा कंसेप्ट है, काफ़ी कुछ नया आप सीखोगे। ध्यान से देखिए, मेरा तरीका आसान सा है कि सर जब थ्योरी पढ़ ली है तो क्वेश्चंस करेंगे और चीज़ें क्लियर करेंगे। पहला क्वेश्चन आज का पढ़िए क्या लिखा है। वो कह रहा है एक ट्रायंगल है और उसकी वर्टाइसेस हैं, है ना। अ ट्रायंगल हैज़ वर्टाइसेस ऑन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो सर अगर आपका एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दे दिया है उसने, तो मेरी सलाह है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैं अपनी सहूलियत से क्यों ना ले लूँ। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है ना, तो मैं अपने कन्वीनियंस से ले लूँगा। वो प्रूव कर रहा है कि जो आपका वो जो ट्रायंगल है जिसकी वर्टाइसेस आपके हाइपरबोला पर है, उसका ऑर्थो सेंटर भी उसी सेम हाइपरबोला पर लाई करता है। ये आप प्रूव कर दो। मैं कहूँगा कि सर जीवन में जब भी मुझसे कोई कहेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो मैं क्यों अपने कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाऊँ, क्यों मैं अपना x² - y² = a² वाला फॉर्म लूँ। बिल्कुल ले सकते हो, वैसे भी प्रूव करोगे तो आंसर आ जाएगा। पर चूंकि हमने अब एक इसका और शॉर्टर और अच्छा और बेहतर वर्जन सीख लिया, तो उस पर बात क्यों नहीं कर सकते। कोशिश करते हैं, गौर से सुनना। अभी क्या करने वाले हैं हम, अभी हम करने वाले हैं कि सर ये रहा आपका y एक्सिस, है ना, एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद द कॉन्जुगेट एक्सिस। अभी कॉन्जुगेट एक्सिस नहीं है ना, और ये है मान लो आपका क्या x एक्सिस। ये आपके y एक्सिस और x एक्सिस हैं, अगर आप सब सहमत हैं इस बात से तो। और इनको हमने किसकी तरह ट्रीट किया है, एसिम्प्टोट्स की तरह। मतलब आपका हाइपरबोला यहाँ और मैं यहाँ बना लेना चाह रहा हूँ अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग। वो ये कह रहा है आपसे कि अगर आप एक ट्रायंगल चुनें, अगर आप एक ट्रायंगल चुनें, जैसे मान लो मैंने ट्रायंगल कुछ इस तरीके से चुना कि उसकी एक एज ये रही, दूसरी एज मान लो ये रही, है ना, और तीसरी एज मान लो ये रही। आप सुन रहे हैं बात, ये मैंने ट्रायंगल चुना, है ना। गौर से सुनिएगा, मज़ेदार सी बात है। इन तीनों एजेस को हम नाम दे देते हैं। जैसे ये है आपकी एज ए, सॉरी वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है बी, है ना, और ये वर्टेक्स है सी। अब वही आपसे कह रहा है कि इसका जो ऑर्थो सेंटर है, इस ट्रायंगल ABC का जो ऑर्थो सेंटर है, वो भी इसी हाइपरबोला पर लाई करते हैं। आपको प्रूव करना है। मैं पहले तो हाइपरबोला मान लेता हूँ। क्या मैं मान सकता हूँ अगर ये हाइपरबोला जो हमने इस तरीके से लिया है वो XY = C² फॉर्म का होगा? कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या XY = C फॉर्म का जो हाइपरबोला है, इसमें मैं क्या ये काम कर सकता हूँ कि मैं A, B और C के पैरामीट्रिक वर्जन में कोऑर्डिनेट्स मान सकता हूँ? ध्यान से देखो, अगर मैं A का पैरामीट्रिकली एक वर्जन मानूँ तो हम क्या लेते हैं, हम CT, x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, CT। तो मैं इसे ले लेता हूँ CT1, कॉमा क्या y कितना हो जाता है, जब CT1 आप यहाँ पास करेंगे तो C से C कैंसिल, तो ये हो जाएगा C/T1, है ना। जिसे आप चाहें तो कॉमा में T1 भी लिख दीजिए, खुद अंडरस्टूड होता है। ऐसे B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर, B के जब आप कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो वो होंगे CT2, मैं मान ले रहा हूँ, है ना, तो ये हो जाएगा C/T2। सिमिलरली क्या आप मुझे C के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं? सर C के कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूँ CT3, C/T3। आई होप यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड, दिस C एंड दिस C आर डिफरेंट। ये C वर्टेक्स है आपकी कैपिटल C जो कि इस ट्रायंगल की है, और ये स्मॉल c आपका एक वेरिएबल है, मतलब वो कांस्टेंट वैल्यू, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इफ़ यू आर ऑल विद मी, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब एक बात बताओ सर, इसका ऑर्थो सेंटर निकालना है। ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं? ऑर्थो सेंटर को लेके मेरा ओपिनियन बड़ा सॉर्टेड सा है सर। ऑर्थो सेंटर टेक्निकली होता क्या है? ऑर्थो सेंटर होगा कि सर आप एक वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए दूसरी एज पर, और किसी और वर्टेक्स से भी तीसरी एज पर, उसके अपोजिट जो एज है उस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। जो दो आपने एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका ऑर्थो सेंटर होता है। तो सुनना ध्यान से,
एल्टीट्यूड जब ड्रॉ करना है, जैसे कि मान लो मैं BC पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, मैं थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन से ले रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी सी सॉर्टेड सी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, तो मैं अपनी सहूलियत अपने कन्वीनियंस से वो लेना चाह रहा हूँ, है ना। जैसे मान लो मैंने A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, रादर मैं एक काम करता हूँ B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, है ना। जब मैंने B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो शेलाई से वो परपेंडिकुलर कुछ ऐसा जा रहा होगा। क्या आप ये बात समझ रहे हो? जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, एल्टीट्यूड की मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, तो B से जो हमने एल्टीट्यूड ड्रॉप किया है वो कुछ ऐसा जा रहा होगा ना। मैं इसे अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट करूँगा, तो ज़्यादा घबराइएगा मत। और जो C से आपने एल्टीट्यूड ड्रॉप किया, लेट्स से सर वो ये है ना, कैसे मैं मान लूँ? मैं इसको ऐसा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे फाइनली क्या प्रूव करना है कि जो एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो भी हाइपरबोला पर लाई करता है, आपको ये प्रूव करना है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो B से जो मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉप किया है AC पर, वो ये रहा, और C से जो मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉप किया है AB पर, वो ये रहा, है ना। मैं इनके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी ले लेता हूँ, जैसे मैं इसे कह लेता हूँ लेट्स से E, है ना, इसे मैं कह लेता हूँ E इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को मैं कह लेता हूँ F। आप समझ पा रहे हो ना, ये है पॉइंट F, और ये पॉइंट को हम कह लेते हैं जैसे थोड़ी देर के लिए ऑर्थो सेंटर है, तो आप इसे डिनोट कर लो फिलहाल H से, जैसा आपको ठीक लगे, कोई दिक्कत तो नहीं है उस बात से। अब आप मेरी क्या BE लाइन की इक्वेशन निकालने में हेल्प कर सकते हो? क्यों? सुनना, फिर मैं CF लाइन की इक्वेशन निकालूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं BE और CF को सॉल्व करूंगा तो मुझे H के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, और फिर मैं बाकी आगे की कहानी लिख के या बता पाऊंगा। आप समझ और सुन पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? आई होप ये बात आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो। अब सुनते जाइएगा, मैं BE लाइन की इक्वेशन लिखने में इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा, BE लाइन में B तो मुझे पता है, मतलब BE लाइन किस पॉइंट से पास होती है वो मुझे पता है, पर BE की स्लोप पता है क्या? सर पता चल सकती है अगर आप AC की स्लोप निकाल लो। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि अगर मुझे AC की स्लोप पता चल गई तो उसके परपेंडिकुलर लाइन है BE, उसकी मैं स्लोप निकाल लूंगा, और वो किस पॉइंट से पास होती है वो मैं निकाल लूंगा, तो मैं BE लाइन की इक्वेशन बता पाऊंगा। क्या ये पूरी प्रोसेस समझ आ रही? ऑल्दो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है, मतलब कैलकुलेशन वाइज थोड़ी सी अजीब लग रही होगी सोचकर कि सर बहुत अजीब व गरीब नहीं होगा, जो होगा देखेंगे, पर क्या कहानी समझ आ रही है आपको? कहानी क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो सुनते जाइए, पहले तो मैं एक काम करता हूँ, AC लाइन की स्लोप निकालता हूँ, है ना। अगर मैं AC लाइन की स्लोप निकालता हूँ तो वो क्या आती है, गौर से देखो। जब मैं निकालता हूँ स्लोप ऑफ द लाइन AC, तो ध्यान से देखो, हम तो A, B और C पर बात कर रहे हैं। A क्या है? T1, और C क्या है? T3, तो y2 माइनस y1, तो C T3 माइनस, मतलब C अपॉन T3 माइनस C अपॉन T1, है ना। तो C अपॉन T3 माइनस C अपॉन T1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, वो कितना हो जाएगा? C T3 माइनस C T1। डिड यू ऑल गेट दैट? CT3 माइनस CT1। यहाँ से आप जनरलाइज्ड वे में इसे लिख पाओगे, कह पाओगे और बता पाओगे कि चीज़ें क्या बनेंगी। गौर से देखो, अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या बन रहा है, गौर से देखना। सर C और C यहाँ से कॉमन लिया और यहाँ से भी कॉमन लिया, तो C तो गया, C हैज़ नो रोल टू प्ले एट ऑल। इसके अलावा ये हो जाएगा T1 माइनस T3, आप देख रहे हैं, यानी न्यूमरेटर में मुझे दिखेगा T1 माइनस T3। अच्छा, इसके डिनोमिनेटर में क्या दिखेगा? T1 इंटू T3। अच्छा, इसके साथ और क्या दिखेगा? ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में ये C और C कॉमन लेके इस C से कैंसिल हो चुका है, इसके डिनोमिनेटर में मुझे मिलेगा T3 माइनस T1। मैं उसके लिए काम करता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ T1 माइनस T3। आप ऐसा समझ पा रहे हो ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब मैं फाइनली ऐसा करता हूँ तो मुझे क्या दिखता है, गौर से दिखेगा। सर देखो, ये पार्ट इस पार्ट से कैंसिल, तो जो आपके AC की स्लोप आती है वो आती है -1 अपॉन T1 T3। कोई तकलीफ तो नहीं है उस बात से? अगर AC की स्लोप -1 अपॉन T1 T3 आ रही है तो मुझे एक बात बताओ, AC पर परपेंडिकुलर है लाइन BE? बिल्कुल है सर। तो BE की स्लोप क्या होगी? सर BE की जो स्लोप में लिखूंगा, जो BE लाइन की स्लोप में लिखूंगा वो क्या होगी? सर वो टेक्निकली आपकी इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी, तो वो क्या हो जाएगी? T1 T3। क्या आपको ये बात समझ आई कि जो हमने BE की स्लोप निकाली वो क्या है? T1 T3। सिमिलरली गौर से देखो, सिंपल सी बात है, अगर मैं अब आपसे पूछूं, अब आप कॉमन सेंस से कह देंगे कि सर अगर अब मुझे किसके पास जाना है, मैं BE की इक्वेशन लिखूंगा, पर उससे पहले एक बात बताओ, क्या मैं AB की स्लोप निकाल सकता हूँ? AB में कौन कौन है? T1 और T2। तो AB की स्लोप कॉमन सेंस से मैं कहूंगा -1 अपॉन T1 T2। AB के परपेंडिकुलर लाइन कौन है? सर AB के परपेंडिकुलर लाइन है CF। AB के परपेंडिकुलर लाइन कौन है? CF। तो मैं CF की स्लोप क्या लिखूंगा? सर मैं CF की स्लोप लिखूंगा, आई होप आप समझ पा रहे हो, सेम लॉजिक। CF की स्लोप में हम क्या लिखेंगे? CF किस पर परपेंडिकुलर है सर? AB पर, और AB में क्या है? T1 और T2। तो CF की जो स्लोप होगी वो हो जाएगी आपकी T1 T2।
मुझे चाहिए कि आप मेरी मदद करें इनकी लाइंस की इक्वेशंस लिखने में। ठीक है सर, पहले हम लिखते हैं बी की इक्वेशन, है ना। तो बी की इक्वेशन में मुझे पता है बी बी से पास होती है, सी टी टू कॉमा सी अपॉन टी टू, है ना। बी किससे पास होती है सर, बी जो पॉइंट है आपका बी जो बी से पास होती है वो है सी टी टू कॉमा सी अपॉन टी टू। अच्छा, सी एफ कहाँ से पास होती है सर, सी एफ सी से पास होती है, जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है सी टी थ्री कॉमा सी अपॉन टी थ्री। सी एफ कहाँ से पास होती है, सी टी थ्री कॉमा सी अपॉन टी थ्री, जो कि आपके सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या आप दोनों लाइंस की इक्वेशन लिख सकते हो सर? बी की इक्वेशन y माइनस वाई वन, सो वाई माइनस सी अपॉन टी टू इज इक्वल्स टू एम स्लोप टी वन टी थ्री टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस सी टाइम्स टी टू। क्या आप ये बात समझ पाए? इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं ढूंढता हूँ तो गौर से देखो, यहाँ पर y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन यानी वाई माइनस सी अपॉन टी थ्री इज इक्वल टू एम, एम कितना है टी वन टी टू, एक्स माइनस एक्स वन तो एक्स माइनस सी टी थ्री। क्या आप सब इस बात से एग्री करते हो? अब क्या, अब चूंकि मुझे किस किस लाइन की इक्वेशन मिल गई, ये आपकी बी ई लाइन की इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन बी ई, और ये किस लाइन की इक्वेशन है सर, ये सी एफ लाइन की इक्वेशन है। अब आप खुद सोच के बताओ, जब आप बी ई और सी एफ लाइन की इक्वेशन ढूंढ पा रहे हो तो क्या उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप एच यानी ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स नहीं ढूंढ पाएंगे क्या? सर ये तो बहुत आसान काम है। तो हम दोनों को सॉल्व करते हैं, एलिमिनेट करते हैं और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं। क्या आप अप्रोच समझ पा रहे हो? बिल्कुल स्टैंडर्ड सी मॉडल्स ऑपरेंडी है। हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। देखो सीधा सीधा दिख रहा है सर, एक बार तो ना सीधे सीधे सबट्रैक्ट कर दो, बात बन जाएगी। आप सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। गौर से देखना, जब सबट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा, गौर से देखो सर, सिंपल सा एक्सप्रेशन है। आप देखो y से y कैंसिल, माइनस सी अपॉन टी टू माइनस सी अपॉन टी थ्री, तो टेक्निकली माइनस सी अपॉन टी टू प्लस सी अपॉन टी थ्री। तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड पर मिलेगा माइनस सी अपॉन टी टू प्लस C upon T3 if you all agree with whatever I'm trying to convey or say. Did you all get that? Minus C upon T2 minus C upon T3 तो प्लस हो गया। राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड को मैं ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता हूँ, चीज़ें थोड़ी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। देखना ध्यान से, T1 T3x T1 T2x, लेकिन वो सबट्रैक्ट हो रहा है, तो T1 T3x में से T1 T2x सबट्रैक्ट हो रहा है। तो ध्यान से देखना, T1 T3 माइनस T1 T2 और x को मैं क्या रख लेता हूँ अलग से कॉमन। क्या ये बात आप सब समझ पाए? क्या ये बात आप सबको बहुत क्लियरली समझ आई? अब क्या, गौर से सुनना, एक और पार्ट बच रहा है सर, गौर से देखो, T1 T3 T2 इंटू सी, तो ये बच रहा है माइनस सी T1 T2 T3। अच्छा, माइनस सी T1 T2 T3 आइडेंटिकल है, तो इसमें से जब ये सबट्रैक्ट होगा तो वो हट जाएगा, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। क्या यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं? कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है, आई होप यहाँ तक तो बिना किसी प्रॉब्लम के, आई होप ये बात आपको समझ आई। इसमें क्या, इसमें मुझे आपसे बस इतना सा कहना है कि क्या हम इसे थोड़ा एडजस्ट करके सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश कैसे नज़र आ रही है। अच्छा सर देखो, ये क्या बन रहा है, इस वाले पार्ट को जो भी बन रहा है उसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो देखो ध्यान से, सी तो कॉमन ले लो, है ना। तो ये क्या बन रहा है सर, ये बन रहा है T3, है ना, और ये T2, लेकिन ये बन रहा है T2 माइनस T3। ध्यान से देखो, C टाइम्स T2 माइनस C टाइम्स T3 अपॉन T2 T3। क्या आप ये बात सुन रहे हैं? और ऑफ कोर्स हमने क्या किया है, हमने सीधा सीधा लिख दिया। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, बेसिकली ये लिखा हुआ है T2 आपका पॉजिटिव माइनस T3 और इसके प्रोडक्ट में यहाँ लिखा हुआ है C, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा काम और मैं करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर इस वाले पार्ट को भी उठा के ले आ रहा हूँ। तो ये क्या बन जा रहा है, ये T2 T3 तो ऑलरेडी था, इसमें मुझे और क्या क्या दिख रहा है सर, और जो मुझे बचा हुआ दिख रहा है वो दिख रहा है T1 T3 माइनस T1 T2। डिड यू ऑल गेट दैट? डिड यू ऑल गेट दैट? इज इक्वल टू व्हाट, x। अब आप एक छोटा सा मेरा ओपिनियन समझने की कोशिश करना, आपको एक बहुत ही काम की बात नजर आएगी। गौर से देखना, गौर से देखेंगे आप तो आपको ये बात मिलेगी। क्या, देखो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना, यहां से T1 कॉमन लिया,
आई होप कोई नेगेटिव साइन का हेरफेर नहीं है, क्योंकि मुझे एक नेगेटिव साइन की गड़बड़ नज़र आ रही है, क्योंकि ये बन रहा है T3 माइनस T2, तो ये नेगेटिव C/T1 T2 T2 3 बनेगा। फिर उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जो बन रहा है बनने देते हैं। तो ध्यान से देखना, जो x आपका बन रहा है ना, जो x आपका फाइनली बन रहा है वो क्या बन रहा है उसको देखते हैं। देखो T2 T3 ये तो सही लिखा है ना, T2 माइनस T3 अपॉन T2 T3, बिल्कुल सही बात है ना। इसके बाद ये T2 T3 ये प्रोडक्ट हो क्या है और ये T1 T3, मैं इसमें से T1 कॉमन ले रहा हूँ। तो जैसे ही यहाँ से मैंने T1 कॉमन लिया, जैसे ही यहाँ से मैंने T1 कॉमन लिया, तो कहना है राइट दैट T1 यहाँ। अब आप गौर से देखो, T3 माइनस T2 और T3 माइनस T2 बस नेगेटिव साइन का फ़र्क है। तो कहना है सर इससे न्यूमरेटर आपका होगा कैंसिल, इससे न्यूमरेटर आपका कैंसिल होगा, न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ आपके पास माइनस C बचेगा। तो क्या मैं x की वैल्यू यहाँ से कुछ ऐसी लिखूँ तो आपको कोई परेशानी? ये बात आप सबको दिख रही है कि सर ये तो सीधी सीधी वैल्यू आ रही है, जिसमें कोई मुश्किल टफ बात आपने अभी तक तो नहीं कही है। अच्छा, अब अगर x की वैल्यू मिल गई, आई होप आप ये देख पा रहे हो, अगर मैं x की वैल्यू को थोड़ा सिंपलीफाई करके लिखूँ तो माइनस C/T1 T2 T3 है ये। मतलब उन लाइन्स का जो x कोऑर्डिनेट आया है वो है माइनस C/T1 T2 T3। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात से? अच्छा, अब जब मुझे x कोऑर्डिनेट मिल गया है तो क्या मैं x कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पर पास कर सकता हूँ? और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू या तो यहाँ पास कर दीजिए या यहाँ पास कर दीजिए, उससे मैं क्या निकालूंगा? y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, गौर से देखना, यहाँ पे पास कर लो या यहाँ पे, जहाँ पे भी ठीक लग रहा है। मैं इस इक्वेशन में पास कर रहा हूँ x की वैल्यू, है ना, यहीं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। y माइनस C/T3 इज इक्वल टू T1 T2 तो है ही, है ना, मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ T1 T2 को। तो x कितना है? गौर से देखो सर, x आपका है माइनस C/T1 T2 T3। डिड यू ऑल गेट दैट? तो कितना है सर? ये है माइनस C/T1 T2 T3। आई होप आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सा सिंपल सा एक्सप्रेशन नज़र आ रहा होगा। और T1 T2 T3 को वहाँ भी मल्टीप्लाई किया तो यह जाता है माइनस C टाइम्स T1 T2 T3। क्या आपको कोई सिंपल सा ऑब्जर्वेशन नज़र आ रहा है? सिंपल सा ऑब्जर्वेशन क्या है? गौर से देखो भाई, ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से सुनना, T1 T2 से T1 T2 कैंसिल, ध्यान से समझना, माइनस C/T3 माइनस C/T3, तो ये भी आपके कैंसिल। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। तो y की वैल्यू फाइनली कितनी आ रही है? माइनस C टाइम्स T1 T2 T3। तो भाई जो आपके y की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही? माइनस C टाइम्स T1 T2 T3। इसमें बस मेरा आपसे सजेशन है, इसे ज़रा ध्यान से देखो और मुझे बस इतना बता दो कि अगर आप x और y का प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा? आप खुद बोलोगे कि हाँ सर, हैंस प्रूव्ड। आप ऐसे सोच सकते हो उसे कि सर जैसे मान लो मैं -1/T1 T2 T3, दोनों बातें आपके सामने, मैं एक और तरीका बता देता हूँ। जैसे -1/T1 T2 T3 को एक वेरिएबल से रिप्लेस करता हूँ, लेट्स से t, तो ये x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से सर, x हो जाएगा आपका CT, क्योंकि -1/T2 T3 क्या हो गया। और इसी तरीके से -1/, अब देखो यहाँ पे लिखा है T1 T2 T3 अपॉन -1, आप समझ रहे हो ना, तो t का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है? C/T, है ना। अब आप देखो, अगर किसी का x कोऑर्डिनेट CT है और किसी कर्व का y कोऑर्डिनेट C/T है, वैसे वो यहीं से भी कह सकते थे, बट फिर भी आपको समझ बेहतर आए इसलिए मैंने ऐसा लिखा। तो आप खुद देख पा रहे हो क्या कि CT और C/T एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि आपके हाइपरबोला पर लाई करता है। तो बात बस आकर यही बॉइल डाउन हो रही है कि अगर एक ट्राइंगल है जिसके तीनों वर्टाइसिस किसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर लाई करें, तो याद रखिएगा ये प्रॉपर्टी, क्योंकि इस पर बनेंगे क्वेश्चंस कि उस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर जब तीनों वर्टाइसिस लाई कर रहे हैं ट्राइंगल के, तो उस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर भी आपका कहाँ लाई करेगा? उस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर ही। याद रहेगी ये बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या नजर आ रहा है? इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई डाउट है तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए कायदे से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है क्या? बस एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखो क्या लिख रहा है वो, ABC 3 पॉइंट्स है, वापस उसने हाइपरबोला पर 3 पॉइंट्स लिए, है ना, 3 पॉइंट्स हाइपरबोला पर है, सच दैट AB जो है वो C पर राइट एंगल सबटेंड करता है। क्वेश्चन वैसे तो यहीं खत्म हो जाना चाहिए, पढ़कर ही आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन का ही एक्सटेंशन है। बट समझो, ट्रायंगल ही है वापस, पर सी पर राइट एंगल बन रहा है, मतलब राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। अच्छा, इसमें और क्या कह रहा है वो कह रहा है जो आपका ए बी है वो आप प्रूव करो पैरेलल है जो पॉइंट सी पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है उसके। सर ये तो बहुत अजीबोगरीब बात हो गई। मेरा यकीन करिए आसान है। आसान कैसे है? पहले तो आप सिंपल सी बात ये बताओ, मैं 3 पॉइंट्स ले लेता हूँ, है ना, मैं आपको चीज़ें ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि चीज़ें कैसे बनेंगी। देखो, ये अगर आपका कैसा कौन सा एक्सिस है भाई, ये अगर आपका
वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है ना। मैं ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट नहीं कह रहा हूँ इन्हें, है ना, ये गलत फहमी मत रखिएगा आप। अब आपके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम इस तरीके से बना रहे हैं कि कुछ ये आपका एक पॉइंट हुआ और ये आपका एक पॉइंट हुआ। आई होप ये बात समझ आई। अब मैं 3 पॉइंट्स ले लेता हूँ, है ना। 3 पॉइंट्स मैंने किस तरीके से लिए, कुछ इस तरीके से मैंने ये 3 पॉइंट्स लिए, गौर से देखना। ये मैंने कनेक्ट किया ए और बी को, मतलब रादर ए और सी को, क्योंकि सी पर राइट एंगल बना है ना। और इस तरीके से हमने इसे थोड़ा एक्सटेंड कर लूँ तो चलेगा क्या। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये लाइन बनाई जो कि इस पर परपेंडिकुलर है, और मैंने इससे भी कनेक्ट किया इस तरीके से। आप सब इस बात से सहमत हैं? सुनिएगा ध्यान से, काम की बात है। काम की बात कैसे, गौर से देखो। आपका ट्राइंगल है ए बी सी विच इज सबटेंडिंग द ए बी, है ना। तो ये अगर ए है मान लो और अगर ये है बी, आई होप आप सब सहमत हो कि ये सी वर्टेक्स पर राइट एंगल सबटेंड कर रहे हैं। और फिर वही बात, ए बी सी को मानने को लेकर तो कोई ओपिनियन में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अब हमसे वो प्रूव करने को क्या कह रहा है वो समझना। वो कह रहा है कि जो आपका ए बी है वो पैरेलल है किसके, अगर आप सी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो जो आप सी पॉइंट पर नॉर्मल बनाएंगे ना, हम सी पर एक नॉर्मल बना लेते हैं। मेरे ख्याल से जो नॉर्मल होगा वो चूंकि ए बी के क्या है भाई, ए बी के पैरेलल ही है, तो मैं एक ए बी के पैरेलल ही लाइन ले ले रहा हूँ, अगर आप सबको कोई आपत्ति ना हो तो ये जो लाइन है आपकी, ये वो लाइन है ना। ये जो लाइन है ये ए बी के पैरेलल है, पहली बात। और ये क्लियर सी बात है, यहाँ पर अगर मैं एक टेंजेंट बनाऊँ तो ये लाइन होगी। क्या इन सारी बातों से आप अच्छे से चीज़ें से समझ पा रहे हैं, है ना। ये टेंजेंट और नॉर्मल मैंने बनाए हैं सी आपके वर्टेक्स पर, कोई दिक्कत तो नहीं, जो कि आपका हाइपरबोला पर एक पॉइंट है। अब करेंगे क्या, निकालेंगे क्या, सीधी सी बात है सर। पहले तो मैं ए बी और सी वापस वही अपने पॉइंट्स मान लेता हूँ, और अगर मुझे ये परपेंडिकुलर कहा गया है तो उससे मैं कुछ तो निकाल सकता हूँ। पहले एक बात बताओ, आप ए बी और सी 3 पॉइंट्स मानो, फिर हम बात करेंगे। सुनना, ये जो 90 डिग्री का है ना, इससे बात करेंगे। ए को मैं क्या मान लेता हूँ, मैं इसमें यहाँ पर T1 लिख दे रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, है ना। CT1 अपॉन C अपॉन T1, इसको मैं लिख ले रहा हूँ T2, जो कि क्या है CT2 अपॉन CT2 कॉमा C अपॉन T2, और C जो है इसके वर्टेक्स हैं CT3 कॉमा C अपॉन T3। अब आप बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं किसकी स्लोप, AC की स्लोप और BC की स्लोप, तो आप मुझे स्लोप बता सकते हो क्या। AC क्या है सर, T1 और T3। अगर AC है आपका क्या T1 और T3, तो उसकी स्लोप क्या होगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये हमने निकाली थी अगर आपको याद है तो। मैं एक बार और बता देता हूँ, और अब याद रखना आपका ज़रूरी काम है। सर देखो, AC की स्लोप आप निकाल रहे हो ना, तो क्या C अपॉन T3 माइनस C अपॉन T1 न्यूमरेटर में, है ना। तो कितना आ जाएगा, C अपॉन T3 माइनस C अपॉन T1 डिवाइडेड बाय CT3 माइनस CT1। आई होप आप ये बात भी याद रखे हुए हो, CT3 माइनस CT1, ये क्या है y2 माइनस y1, ये x2 माइनस x1। अब अगर मैं AC की आपसे स्लोप पूछूं, वैसे याद हो जाना चाहिए, बट फिर भी एक बार और पढ़ लो ताकि आपको समझ में आती रहें चीज़ें। देखो C ये पूरा कॉमन, ये दिखेगा T1 माइनस T3 न्यूमरेटर में, ये क्या दिखेगा T1 माइनस T3, डिनोमिनेटर में क्या दिखेगा T1 T3। आई होप आपको चमक रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये दिख रहा है T3 माइनस T1, ये क्या दिख रहा है T3 माइनस T1। आई होप आपको कुछ डेजा वो हो रहा है, क्योंकि जब हम फाइनली अब AC की स्लोप निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, गौर से देखो भाई। AC की स्लोप बड़ी सॉर्टेड सी आ रही है सर, T1 माइनस T3, बस नेगेटिव साइन का फर्क आना है, तो हो जाएगा -1 अपॉन T1 T3। तो सर अगर ये AC की स्लोप आई है तो अब इसी आधार पर आप मुझे BC की स्लोप बता सकते हो, T2 और T3 से बनेगी वो, है ना। तो BC की स्लोप मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, कि सर BC की जो स्लोप होगी वो क्या हो जाएगी भाई, -1 अपॉन T2 T3। ये क्यों कर रहे हो सर, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, गौर से देखो। ये दोनों स्लोप निकालने का कारण आपको नज़र आ रहा है ना, क्यों निकाली। देखो ये लाइन और ये लाइन, इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है ना। तो स्लोप ऑफ AC एंड स्लोप ऑफ BC, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, स्लोप ऑफ AC इनटू स्लोप ऑफ BC। क्यों, क्योंकि AC एंड BC आर परपेंडिकुलर, ये बात याद है ना। इनका प्रोडक्ट कितना होना तय है, -1। इस पर बात कर लेते हैं। देखो AC की स्लोप कितनी है, -1 अपॉन T1 T3। अच्छा, BC की स्लोप कितनी है, -1 अपॉन T2 T3, है ना। और ये किसके इक्वल होगा, ये -1 के इक्वल होगा। आई होप यहाँ से आप बहुत सिंपल सा, डायरेक्ट सा, सॉर्टेड सा कंक्लूजन निकाल पा रहे हो क्या। देखो एक नेगेटिव साइन कैंसिल होना है बस, ये तो आप समझ रहे हो, है ना। T1 T3 T2 T3, तो T1 T2 T3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हो, T1 T2, सही लिख रहा हूँ ना, इंटू
T3 का स्क्वायर कितना है -1। इससे मैं T1 T2 T3 में एक रिलेशनशिप तो स्टैब्लिश कर पाया, कुछ तो मैं लिख पाया, कुछ तो मैं कह पाया। इस बात का जो भी हमें करना है, इस इंफॉर्मेशन का जो भी हमें करना है हम करेंगे, जो भी हमें लगेगा वो हम करेंगे। पर उन सब बातों से पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, गौर से देखो, सिंपल सी बात है। मैं आपसे अगर पूछूँ, अच्छा एक बात बताओ, बस इसी इन जनरल एक ख्याल, एक थॉट आ रहा है यहाँ से, बस अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ -1/T1 क्या होगा, बस इससे एक और छोटा सा मुझे ऑब्जर्वेशन बन रहा है। देखो मैं T1 T2 को इधर लेकर गए तो ये हो जाता है -1/T1 T2। आप सुन पा रहे हैं क्या? -1/T1 T2 जो होगा वो T3 स्क्वायर के इक्वल होगा। तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है सर? आप गौर से देखिए, T3 स्क्वायर जब आपको पता चल रहा है, देखो AC की स्लोप था -1/T1 T3, BC की स्लोप था -1/T2 T3। तो सीधी सी बात है सर, जब T1 T2 आ रहा है, जब T1 T2 आ रहा है तो किसकी स्लोप है? ये AB की। मतलब मुझे AB की स्लोप पता चल रही है। ये जो T3 आ रहा है वो किसकी स्लोप है? वो सर AB की स्लोप है। तो AB की स्लोप आ रही है T3 स्क्वायर। ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा हमें मिला है ना। इम्पॉर्टेंट डेटा क्या है कि AB की जो स्लोप है वो है आपका T3 स्क्वायर। इससे बात करेंगे जो भी करना होगा, पर ये बात याद रखना, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी मेरे ख्याल से वो है, क्योंकि इसको देखकर मुझे स्ट्राइक हुआ कि सर ऐसा भी सोचा जा सकता है। अब मैं AB, सुनना, AB की स्लोप कितनी, बस ये बताओ सर आप, T3 स्क्वायर है ना। मुझे प्रूव क्या करना है? मुझे प्रूव करना है कि वो जो नॉर्मल आप बना रहे हो, जो C पॉइंट पर आप नॉर्मल बना रहे हो, वो पैरेलल है किसके? AB के। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं C पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन लिखूँ और उसकी स्लोप ढूंढूँ, और उसकी स्लोप अगर मुझे टी क्यूब मिल जाए, मतलब टी क्यूब क्यों बोल रहा हूँ, रियली सॉरी, T3 का स्क्वायर मिल जाए, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि हाँ सर वो जो स्लोप है वो AB के पैरेलल है। बस इतनी सी बात है, इसे प्रूव करना है। तो सर ये कैसे करेंगे? अरे भाई ये तो सबसे आसान काम है। आप कर्व बताओ, कर्व क्या है? सर कर्व आपका सॉर्टेड सा है, XY = C²। अच्छा, इस कर्व को डिफरेंशिएट करें क्या? क्यों कर रहे हो सर? आप करने तो दो। डिफरेंशिएट किया तो क्या निकलेगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन dy/dx प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 = C², जिसका डिफरेंशिएशन 0 है ना। अब = 0 है तो मैंने y को उधर भेजा। जब मैंने y को उधर भेजा तो क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा -y। अच्छा, dy/dx कितना आया सर? dy/dx आता है -y/x। गौर से सुनना, -y/x क्या है सर? वो है टेंजेंट की स्लोप। मतलब अगर मैं इस कर्व पर, हाइपरबोला पर कहीं पर भी कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उसकी स्लोप में h, के वो जो भी कोऑर्डिनेट होंगे पास कर दूंगा y और x की जगह, और स्लोप निकाल लूंगा टेंजेंट की। सर टेंजेंट में हम इंटरेस्टेड नहीं थे, आप भूल रहे हो, हम नॉर्मल में इंटरेस्टेड हैं। यानी कि अगर ये है आपकी टेंजेंट की स्लोप, तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी? सो नॉर्मल की स्लोप तो और आसान होगी। नॉर्मल की स्लोप क्या होगी? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी वो क्या होगा? वो होगा -1/dy/dx। इस तरीके से आप नॉर्मल की स्लोप लिखते हो, अगर आपको ये सारी बातें याद आ रही हैं तो। नॉर्मल की स्लोप क्या होगी सर? अगर ये स्लोप है dy/dx जो कि है -y/x, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, सही लिख रहा हूँ क्या? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो क्या हो जाएगा? x/y। तो जो नॉर्मल की स्लोप आती है वो आती है x/y। मैं किस पॉइंट पर नॉर्मल निकालने में इंटरेस्टेड हूँ सर? मैं आपकी ढूंढ रहा हूँ स्लोप इस पॉइंट C पर, इस पॉइंट C पर है ना। तो मैं C पॉइंट पर आपका नॉर्मल बनाना चाह रहा हूँ है ना। तो उसकी स्लोप अगर मैं निकालूँ तो C पॉइंट क्या है सर? T3, यानी CT3, C/T3। इस पॉइंट पर अगर मैं नॉर्मल ढूंढना चाह रहा हूँ है ना, तो नॉर्मल की स्लोप क्या आएगी? किस पॉइंट पर? C पॉइंट पर। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ है ना। x कोऑर्डिनेट कितना है? आई होप आप देख पा रहे हो, x कोऑर्डिनेट है CT3, सुन रहे हैं आप लोग। y कोऑर्डिनेट कितना है सर? y कोऑर्डिनेट है C/T3। गौर से देखिए, C से C कैंसिल, T3 ऊपर गया तो कितना आता है? T3 स्क्वायर। क्या मैं कुछ कहूँ या आप समझ गए? आपको एक और प्रॉपर्टी समझ आई? प्रॉपर्टी ये निकल कर आई क्योंकि आपने जब ये नॉर्मल निकाला तो इसकी जो स्लोप आती है सर वो आपकी आई है T3 का स्क्वायर। और हमने जब AB की स्लोप निकाली थी, जब AB की स्लोप निकाली थी तो वो भी कितनी आई थी? वो भी आई थी आपकी T3 का स्क्वायर। मतलब अगर इसकी और इसकी स्लोप सेम आई है, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन से। हमने दो प्रॉपर्टी सीखी। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर कभी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो और उस पर आपने तीनों वर्टाइसेस चुनी हो हाइपरबोला पर ही, तो उनके ऑर्थो सेंटर भी उन हाइपरबोला पर ही लाई करता है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर आप एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बना लें हाइपरबोला की वर्टाइसेस को चुनकर, तो वो पॉइंट जहां पर आपका राइट एंगल बन रहा है, उस पॉइंट पर अगर आप हाइपरबोला का नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो आपकी हाइपोटेन्यूज के पैरेलल होता है।
ये प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर ये याद रह जाए तो बहुत खुशी की बात है, पर अगर इनमें कुछ नंबर्स या डेटा रख के वो क्वेश्चन पूछ ले तो मेरा यकीन है आप उसे कर लेंगे, उसे आप निकाल लेंगे, उसे आप बना लेंगे, उसे आप ढूंढ लेंगे। बहुत मुश्किल या बहुत टफ ये बात आपके लिए नहीं रहेगी। आई होप ये बात समझ आ रही है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ये चीज़ें क्लियर है, इनमें तो कोई डाउट नहीं है। आगे सुनिए, ये क्वेश्चन अगर समझ आए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो लिख रहा है प्रूव दैट। ये क्वेश्चन अच्छा है और काफ़ी इंसाइटफुल है। ऐसा एक क्वेश्चन जितना मुझे याद आ रहा है हमने शायद सर्कल और पैराबोला में किया था, मतलब सर्कल और पैराबोला का नेक्स्ट क्वेश्चन था, वैसा ही ये क्वेश्चन यहाँ पर है, पर किसी अलग तरीके से पूछा गया और काफ़ी इंसाइटफुल है। और अगर वहाँ पर कोई बारीकी अगर मिस हो गई होगी तो आज यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या दिया है पहले वो पढ़ते हैं। प्रूव करना है प्रोडक्ट ऑफ पैरामीटर्स ऑफ 4 कंसाइक्लिक पॉइंट्स, पैरामीटर मतलब वही T1 T2 T3 ऐसे, ऑन दी हाइपरबोला इज 1। वो क्या कहना चाह रहा है, अगर आपके पास 4 कंसाइक्लिक पॉइंट्स हैं, 4 कंसाइक्लिक पॉइंट्स आप समझ पा रहे हो, जैसे कि अगर मैं आपको ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करूं तो कंसाइक्लिक आप समझते हो ना, कंसाइक्लिक बहुत सॉर्टेड सा ओपिनियन है जिसको लेकर मेरा यकीन है आप सब स्टूडेंट्स बहुत एक क्रिस्टल क्लियर डेटा रखते हो। सर अगर आपके वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है जो कि अगर एजिम्टोट्स बना दी जाएं तो एक हाइपरबोला अगर ये रहा और एक हाइपरबोला अगर ये रहा, है ना, और अगर मैं एक सर्कल ढूंढूं, है ना, अब सर्कल को लेकर ओपिनियन ध्यान से सुनिएगा। सर्कल मान लो ये रहा, अब इस सर्कल की खास बात क्या है, इस सर्कल और इसका मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढा, है ना, तो इस सर्कल और इस हाइपरबोला का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए वो ये आए, एक तो ये आया, एक ये आया, एक ये आया और एक ये आया। इन पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूँ, जैसे मैं इसे कहता हूँ ए, इसे मैं कहता हूँ बी, इसे मैं कहता हूँ सी और इसे मैं कहता हूँ डी। पैरामीट्रिकली भी मैंने कुछ कह देता हूँ, जैसे इसके कोऑर्डिनेट CT1 कॉमा C/T1, इसके कोऑर्डिनेट CT2 कॉमा C/T2, इसके कोऑर्डिनेट CT3 कॉमा C/T3 और इसके कोऑर्डिनेट्स CT4 कॉमा C/T4। ये आपके 4 पॉइंट्स आ गए। वो ये कहना चाह रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि अगर ये कंसाइक्लिक है, कंसाइक्लिक है का क्या मतलब है सर, कंसाइक्लिक है का मतलब है कि आपका ये जो सर्कल है और ये जो आपका हाइपरबोला है, इनके ये 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। आई होप ये बात आप जानते हैं। कंसाइक्लिक मतलब इन 4 पॉइंट से एक सर्कल पास होता है, बस इतनी सी बात, कोई तकलीफ तो नहीं है इस बात को समझने में। तो वो ये कह रहा है कि इनके पैरामीटर्स का अगर आप प्रोडक्ट निकालें तो 1 आएगा। ये आपका पहला सवाल है। दूसरा सवाल, ऑल्सो प्रूव दैट, हम पहला सवाल प्रूव करेंगे उसके बाद दूसरे बात करेंगे। मीन ऑफ दीज फोर कंसाइक्लिक पॉइंट बाइसेक्ट्स। बहुत अजीबोगरीब बात है सर, मीन ऑफ दीज 4 कंसाइक्लिक पॉइंट्स, देखेंगे उसका क्या मतलब है। वो बाइसेक्ट करती है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द हाइपरबोला एंड द सर्कल। तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा और इस हाइपरबोला की जो वर्टेक्स है, आई होप आपको पता है इस हाइपरबोला की वर्टेक्स और सर्कल का सेंटर भी, सर्कल हम मान लेंगे जो भी होगा, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको बाइसेक्ट करता है। कौन? आपके इन चारों का मीन। मैं बताऊंगा ये बात का क्या मतलब है। मतलब वो जो डिस्टेंस है उसका जो मिड पॉइंट होगा ना, उस मतलब इस हाइपरबोला की एक वर्टेक्स आप चुन लीजिए और उसका क्या चुन लीजिए, उसका सर्कल का सेंटर चुन लीजिए। उस डिस्टेंस का जो मिड पॉइंट होगा वो इन चारों का एवरेज होगा। मतलब x1 प्लस x2, मतलब अगर इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 4 उसका मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता, और y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 डिवाइडेड बाई 4 उस मिड पॉइंट का ऑर्डिनेट होता है, यानी y कोऑर्डिनेट होता। क्या ये बात आप सभी को समझ आई? इतनी बातों में तो कोई आपत्ति या परेशानी नहीं है। अब सुनते जाइएगा, काम की बात है, बहुत सॉर्टेड सी सिंपल सी बात है। कैसे है वो सुनते हैं। देखो, मैं अगर एक सर्कल की इक्वेशन मान लूँ तो क्या हमने एक सर्कल की इक्वेशन सीखी है? सर सर्कल की इक्वेशन हम जो मानते हैं वो बड़ी सिंपल सी होती है। क्या? गौर से याद करिए। अगर एक सर्कल में मान लूँ आपका हाइपरबोला क्या है, xy = c²। सर्कल जो मान रहा हूँ, देखो यहाँ पे ऑलरेडी c ले लिया है, तो अब आप सर्कल की इक्वेशन में c मत लेना, सर्कल की इक्वेशन में कोई और वेरिएबल ले लेना। मैं एक सर्कल भी बना लेता हूँ। सर्कल क्या हो जाएगा सर? देखो सर्कल हम मान लेते हैं अपना x² + y² + 2gx + 2fy प्लस c मत लो क्योंकि c वहाँ ले लिया है, तो लेट्स से यहाँ पे मैं ले लेता हूँ d = 0। क्या ये बात आप सभी को समझ आई? अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा। इन दोनों को सॉल्व क्यों करूंगा? क्योंकि जब इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मुझे 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने लग जाएंगे, बिल्कुल मिलने लग जाएंगे। तो मैं इन चारों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सॉल्व करता हूँ। पर इससे पहले एक छोटा सा काम, गौर से सुनिए। क्या मैं यहाँ पर सॉल्व करने के लिए इस बात की हेल्प ले लूँ? T1 T2 में हम नहीं जा रहे, मैं यहीं से हेल्प लेता हूँ। ध्यान से देखो
अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं y की वैल्यू, ध्यान से देखना, अगर मैं y की वैल्यू यहीं से रिप्लेस कर दूं, क्या सी स्क्वायर अपॉन एक्स, या तो पैरामीट्रिकली रख लो, मैं कह रहा हूँ पैरामीट्रिकली रखते हैं, क्यों हम अननेसेसरीली अपने कन्फ्यूजन को बढ़ाएं। तो मैं कहता हूँ हम एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या मानते हैं सर, एक्स कोऑर्डिनेट आप मानते हो सी टी, और वाई कोऑर्डिनेट आप क्या मानते हो, आप मानते हो सी अपॉन टी। ये हम पैरामीट्रिकली 2 पॉइंट्स मानते हैं। तो मैं मान लेता हूँ इस हाइपरबोला पर ये पॉइंट लाई करता है। अब अगर ये जो पॉइंट है ये सर्कल पर भी लाई करता है, तो क्योंकि हम इन दोनों को सॉल्व करना चाह रहे हैं, है ना, तो मैं y की वैल्यू सी स्क्वायर अपॉन एक्स यहाँ रिप्लेस करने के बजाय जो अप्रोच यूज कर रहा हूँ वो ये कि ये पैरामीटर यहाँ रिप्लेस कर देना, तो पूरी इक्वेशन टी में एक इक्वेशन बन जाएगी। तो हम वो करने जा रहे हैं। आई होप आपको बात समझ आ रही है, ताकि हमारी एक ही वेरिएबल में इक्वेशन हो। डिड यू ऑल गेट दैट पॉइंट? तो देखो x की जगह सी टी रखा तो क्या बन रहा है, सी स्क्वायर टी स्क्वायर। y की जगह रखा c अपॉन टी तो हो जाता है सी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। 2gx तो हो जाता है 2, है ना, x यानी सी जी टी, है ना, प्लस 2fy तो 2f यानी क्या, f तो f है, y यानी c अपॉन टी तो 2cf अपॉन टी, प्लस d तो एज इट इज। अब एक छोटा सा काम मेरा करने का मन है, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए पूरी इक्वेशन 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ? उससे फ़ायदा क्या होगा, बात करते हैं फ़ायदे की। पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँ तो ये जाता है सी स्क्वायर टी की पावर 4। क्या इस बात से आप सहमत हैं? ये पूरी टर्म चली जाएगी, मतलब टी स्क्वायर चला जाएगा, है ना, क्या बचेगा, महज आपके पास बचेगा सी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे क्या, जब टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 2cg और ये कितना टी क्यूब, है ना। फिर क्या, यहाँ पे भी टी स्क्वायर से आपने मल्टीप्लाई किया तो एक टी बचेगा तो ये हो जाएगा 2cft, और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बस एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं की। सी स्क्वायर टी टू द पावर 4, सी स्क्वायर 2gt क्यूब, और ये 2cft और डी टी स्क्वायर। अब मैं इसे थोड़ा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ बस आप सुनिएगा। जब मैं इसे थोड़ा रीअरेंज करके लिखूंगा तो ये इक्वेशन क्या बनेगी उस पर बात करते हैं। ये जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी, ध्यान से देखना, पहले मैं पावर 4 वाली लिखता हूँ तो सी स्क्वायर टी टू द पावर 4, है ना। ये क्या बन रहा है, सी स्क्वायर टी टू द पावर 4, प्लस मैं क्यूब वाली टर्म देख रहा हूँ तो क्यूब वाली टर्म कितनी है, 2cg टी क्यूब, है ना। ये कितना है सर, ये है 2cg टी क्यूब। फिर मैं t की पावर 2 वाली टर्म देख रहा हूँ तो t की पावर 2 वाली टर्म कितनी है, t की पावर 2 में है डी टी स्क्वायर, है ना, तो वो कितना है डी टी स्क्वायर। और क्या दिख रहा है सर, t की पावर 1 वाली टर्म भी देख लेते हैं। t की पावर 1 वाली टर्म कितनी है, 2cft, बहुत बढ़िया। तो ये जा रहा है आपका 2cft। और अगर t की पावर 0 में अगर मैं एक टर्म देखूँ तो t की पावर 0 में जो टर्म है वो क्या होगी भाई, वो है सी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। इससे आप लेकर कहाँ जा रहे हो सर हमें, इससे आप करवाना क्या चाह रहे हो? मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन बनी है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना नहीं है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो शैलाए से आपको 4 रूट्स मिलेंगे, T1 T2 T3 T4। वही तो इस सर्कल और इस हाइपरबोला के वो चारों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। बिल्कुल सर, ये तो सही बात है। अब आप मुझे एक सिंपल सी, साधारण सी, सॉर्टेड सी बात बताओ। मैं अगर आपसे पूछूँ क्या आपने ये बात पढ़ी है, क्या आपको ये बात, ये हमारा एक सॉर्टेड सा डायरेक्ट सा डिस्कशन याद है? नहीं है तो कंफ्यूज मत होना, घबराना मत। इसके 4 रूट्स आएंगे। कौन कौन आएंगे वो, T1 T2 T3 T4। क्यों आएंगे सर? क्योंकि ये सर्कल जो इसके चारों पॉइंट से गुजर रहा है, ऑफ कोर्स हाइपरबोला सर्कल 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो 4 रूट्स बन रहे हैं T1 T2 T3 और T4, है ना। इसके वो 4 रूट्स हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपने वो पढ़ रखा है, सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम एंड सम ऑफ द रूट्स टेकन 4 एट अ टाइम? आई होप ये बातें आपको याद हैं। हमने ये डिस्कशन कई दफ़ा किया है। तो आज मैं सीधे वो प्रॉपर्टी यूज़ करना चाह रहा हूँ। आप भूले नहीं हुए प्रॉपर्टी। अगर घबरा रहे हो तो घबराना मत। जब हम पढ़ेंगे एलजेब्रा में क्वाड्रेटिक, जब हम क्या पढ़ेंगे, एलजेब्रा आपकी जब शुरू होगी बुक, उसमें जब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक, तब मैं आपको डिटेल्ड मैनर में पढ़ाऊंगा कि हम जो कर रहे हैं अभी वो क्या है। पर थोड़ा पेशेंस से समझना है। इसका एक छोटा मोटा डिस्कशन कई दफ़ा हमने किया है। अगर मैं पूछूं सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, है ना, तो मैं पूछूं T1 प्लस T2 प्लस T3, जिसे मैं लिख लेता हूं समेशन T1। इसका मतलब क्या है, अगर आपके दिमाग में बनाना है मैं लिख देता हूं, है ना। तो वो होता है माइनस ऑफ दिस, यानी क्या, -2cg अपॉन दिस। खैर इन सब बातों की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ। c से c कैंसिल, तो हो जाता है -2g अपॉन c, जो कि क्या है, जो कि है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इफ़ यू ऑल आर विद मी। मुझे सारी चीज़ें नहीं चाहिए, बट आपको समझ अच्छे से आ जाए, हर एक बात क्लियर रहे, इसलिए मैं ये सारी बातें लिख रहा हूँ। अच्छा, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, जैसे आप मैथमेटिकली शॉर्टकट में लिख लेते हो सम
T1 T2 ऐसे जो भी दो दो के पेयर्स बने वो क्या होता है, अगर यहाँ नेगेटिव लिया तो यहाँ पॉजिटिव साइन, तो ये हो जाएगा d अपॉन ये कितना c²। इसे इस ऑर्डर में लिखने का ये कारण था, है ना, जो कि टेक्निकली क्या है, अगर मैं इसे आपको एक भाषा में समझाऊं तो ये है T1 T2 फिर क्या T1 T3, ऐसे करके जितने भी सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे दो दो के, उनका ये सम है। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। अच्छा, इसके बाद क्या, अब मैं जब तीसरी बात आपसे करता हूँ तो मैं लेता हूँ समेशन ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, तो T1 T2 T3, है ना, वो कितना होगा गौर से सुनो। जब आपने ये लिया नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो नेगेटिव, तो -2CF अपॉन c², है ना, ये कितना हो जाएगा -2CF अपॉन c²। इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है मुझे इस क्वेश्चन में, पर मैं आपको ये बात सिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये बात अच्छे से याद रह जाए आपको, इसलिए ये बात पढ़ाई जा रही है ना। c से c कैंसिल, तो ये कितना बचेगा सर, ये बचेगा -2F अपॉन c, है ना। इसको अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं है, कैसा लिखा हुआ है कि T1 T2 T3, फिर ले लो सर आप T1 T3 T4, ऐसे कर करके टेकन 3 एट टाइम, ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। इसमें एक और बात बच रही है क्या, हाँ एक और बात बच रही है, वो क्या, सम ऑफ द रूट्स टेकन ऑल 4 एट ए टाइम। अरे अभी एक को लिया, दो को लिया, तीन को लिया, चारों को भी तो ले सकते हो, तो उसे आप मैथमेटिकली चाहते तो आप ऐसा लिख सकते थे समेशन T1 T2 T3 T4। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे नेगेटिव लिया तो ये पॉजिटिव, तो c² अपॉन c², है ना, और c² अपॉन c² कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा आपका 1, और ये 1 बेसिकली क्या है, सम ऑफ द रूट्स टेकन ऑल 4 एट ए टाइम, तो वो क्या हो जाएगा T1 T2 T3 और T4। इसके अलावा और कुछ होगा ही नहीं ना इसमें, आप बात समझो, क्योंकि वो रूट्स है ही नहीं तो और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। पर अगर जब मैंने लिखा है ना, तो इसको लिखने में मैंने आपको कुछ हिंट दे दिया, अगर आपने ध्यान से नोटिस करा हो तो। क्या आप नोटिस कर पा रहे हो, क्या आप कुछ नोटिस कर पा रहे हो? आप देखो ना हमने क्या निकाला, हमने निकाला, मैं आपके सामने फिर से लिख देता हूँ, हमने जो कंक्लूजन निकाला वो आया T1 T2 T3 T4 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1। आप पढ़िए फिर से लाइन, प्रोडक्ट ऑफ पैरामीटर्स ऑफ 4 कंसाइक्लिक पॉइंट्स ऑन द हाइपरबोला इज 1। मेरे ख्याल से हमने वही निकाल दिया। तो सर ये क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया, इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, ये तो बड़ा आसान सा, सिंपल सा, साधारण सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा साधारण सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी टफ नहीं था अगर मैं आपसे सिंपल सी बात करूँ तो। अब आप क्या निकालोगे सर, अब हम निकालेंगे अपना दूसरा वाला पार्ट। दूसरा वाला पार्ट क्या है, ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। दूसरा वाला पार्ट आपका जो निकल कर आता है वो ये है कि आप मीन निकालिए। मीन किसका, इन चारों कंसाइक्लिक पॉइंट्स का, फिर जो भी वो बोल रहा है वो ढूंढेंगे हम, पर पहले तो मैं इन चारों पॉइंट्स का क्या निकालता हूँ, मीन। चारों पॉइंट्स का जब आपको मीन निकालना है तो मीन क्या होगा सर, अगर चारों पॉइंट्स आपके होते तो अगर मान लो उनके कोऑर्डिनेट्स होते क्या, x1 y1, है ना, x2 y2 x3 y3, तो उनका वो मीन निकालने को कह रहा है, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4/4 y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4/4। आप समझ पा रहे हो? लेकिन मैं इस बात को थोड़ा अलग तरीके से लिखना चाह रहा हूँ। इस बात को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आप इस पे जो कोऑर्डिनेट्स लेते हो वो क्या होते हैं सर, अगर ये T1 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है C_T1, C/T1, यानी इस पर जो आप कोऑर्डिनेट्स लेते हो, ये जो आपका हाइपरबोला है जो कि है xy इज इक्वल टू c², इस पर जो आप पॉइंट लेते हो वो क्या है, CT, C/T, है ना। अगर अब मैं मीन लेना चाह रहा हूँ इस पर लाई करने वाले 4 पॉइंट्स का, है ना, तो x और y कोऑर्डिनेट्स दोनों का अलग अलग मीन ले रहा हूँ, तो वो मीन कैसे आएगा वो सुनना। मैं x कोऑर्डिनेट का अलग ले रहा हूँ, y कोऑर्डिनेट का अलग, क्योंकि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड सा होगा। तो मीन जो होगा पहले वो मैं लिख देता हूँ, वो क्या होगा ध्यान से देखना, वो होगा आपका क्या, CT1 प्लस CT2 प्लस CT3 प्लस CT4 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 4। और इस तरीके से y कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे सर, C/T1 प्लस C/T2 प्लस C/T3 प्लस C/T4 डिवाइडेड बाय व्हाट, 4। ये होगा आपका मीन, और इसको लेकर वो कुछ पूछ रहा है तो हम तो निकालते हैं मीन, हम तो ये निकालते हैं, फिर देखेंगे वो जो भी पूछ रहा है उस बारे में क्या करना है वो समझेंगे, है ना। पहले मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करता हूँ। इस वाले पार्ट में से क्या मैं C कॉमन ले सकता हूँ, तो इस वाले पार्ट में से जैसे ही C कॉमन लिया तो आपको दिख रहा है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डिवाइडेड बाय 4। ऐसा एक छोटा सा काम मेरा करने का मन है, क्या आपकी अगर अगेन परमिशन हो तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को T1 T2 T3 T4 से डिवाइड कर सकता, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या। देखो क्या किया हमने, पहले तो C कॉमन ले लिया, है ना, और मैंने T1 T2 T3 और T4 से मल्टीप्लाई किया। तो आप देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पर T1 T2 T3 T4 आया तो T1 से T1 कैंसिल, तो ये क्या बचा सर, ये आपका बचा T2 T3 और T4। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
जैसे ही यहाँ पर T1, T2, T3, T4 से मल्टीप्लाई हो तो T2 से T2 कैंसिल, तो ये क्या बचा सर, ये बचता है T1, T3, T4। आई होप आपको समझ आ रहा है। यहाँ पर जैसे ही मल्टीप्लाई किया आपने T1, T2, T3, T4 से, तो T3 से T3 कैंसिल, तो ये बचा T1, T2, T4। और जो आखिरी टर्म बचेगी T4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा T1, T2, T3। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? और डिनोमिनेटर, चूंकि आप अपनी मर्जी से T1, T2, T3, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो हो जाएगा 4 टाइम्स T1, T2, T3, T4। क्या आपको ये पूरा कैलकुलेशन समझ आ रहा है? ये आपके इन चारों पॉइंट्स के A, B, C और D के एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स का मीन यानी एवरेज में ले रहा हूँ, अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है सर। अब इन सब को लेके आपका क्या ओपिनियन है? मेरा कहना है अगर आप इन्हें ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत मज़ेदार सी चीज़ दिखेगी। क्या आप T1, T2, T3, T4 को जानते नहीं हो? क्या लिखा है सर? ये लिखा है C तो C है समेशन ऑफ T1/4, अगर आप देख पा रहे हो तो। आई होप आपको कुछ याद आ रहा है। ये इसका एब्सिसा है। अच्छा, इसके ऑर्डिनेट को लेके क्या ओपिनियन है? सर फिर से वही बात, C तो C है लेकिन T1 ये देखो ना, टेकन 3 एट अ टाइम, सो सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो ये क्या है? ये है समेशन सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स। अब आप एक बात बताओ, T1, T2, T3, T4 का प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है? सर सम ऑफ द रूट्स टेकन 4 एट अ टाइम 1 है, तो यहाँ पे आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वो 4 इंटू 1 4 ही रहेगा। तो ये बात आपको समझ आई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा इसकी वैल्यू निकालते हैं। मुझे सिर्फ ये निकालना है, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम क्या था। तो मैं T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 निकालना चाह रहा हूँ। सर वो कुछ ऐसा आ रहा था -2g/c। ये जो वैल्यू है ये क्या आ रही थी? -2g/c, है ना। तो मैं इसकी वैल्यू रिप्लेस करता हूँ यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू रिप्लेस करता हूँ। ध्यान से देखना कितनी आती है। इसका c/4 तो एज इट इज रहा, c तो c रहा, और इसमें मैंने क्या मल्टीप्लाई किया? -2g/c, है ना, डिवाइडेड बाय 4। ये रहा आपका इसका क्या? ये रहा आपका इसका x कोऑर्डिनेट। कोई तकलीफ, कोई परेशानी तो नहीं? अच्छा, सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम मतलब ये वाला पोर्शन। आई होप आप समझ पा रहे हो। ये क्या है सर? ये है -2f/c। ये कितना है सर? ये है -2f/c। तो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ कितना? -2f/c। तो ये c तो c है ही, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? -2f/c डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 4 अगेन। क्या ये आप समझ पा रहे हो? बहुत डिफिकल्टी, बहुत प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? अच्छा, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। इसे जब मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहा तो मुझे क्या मिल रहा है वो देखो। सर देखो, सिंपल सा काम है, अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो क्या सर, ये c से ये c कैंसिल और इस c से ये c कैंसिल, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सुनना, -2g/4 -2f/4, क्या आप देख रहे हो? सिंपल सी बात है, 2 से 4 2 टाइम्स और 2 से 4 2 टाइम्स। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि गौर से देखो, ये निकल कर आ रहा है -g/2 और ये आ रहा है -f/2। अब सुनना, ये जो कोऑर्डिनेट आए हैं आपके, क्या जो कोऑर्डिनेट आपके आए हैं -g/2 -f/2, ये क्या है? एक मिनट सर, इस बारे में बात करेंगे, पर पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा था? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ हाइपरबोला एंड दी सर्कल। आप मुझे बताओ, हाइपरबोला का सेंटर कहाँ होता है? सर ये आपका हाइपरबोला है, याद आ रहा है? तो हाइपरबोला का सेंटर आपका ओरिजिन पर होता है, जिसे आप कहते हैं 0,0, है ना। मैं इसे सेंटर ऑफ हाइपरबोला CH से डिनोट करता हूँ। अच्छा सर, आपने सर्कल का भी सेंटर ढूंढा था। सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं है ना, बहुत पास बन रहा है, पर आप थोड़ा सा एग्री करिएगा। सर्कल का सेंटर, अगर मैं सर्कल की इक्वेशन देखूँ सर, सर्कल की इक्वेशन आपकी ये थी, याद करिए, आपने कुछ ऐसी ये सर्कल की इक्वेशन लिखी थी, और इसमें से अगर मैं ढूंढूं तो ये जो हैं आपके 2g और 2f, इनके नेगेटिव हाफ -g, -f, कहना है से ये आपके सर्कल के सेंटर हो जाएंगे। तो सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या थे सर? सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे कितने भाई? -g, -f। मैं फिर से लिख देता हूँ, हाइपरबोला का जो सेंटर है वो तो आपका 0,0 है। मैंने शायद वर्टेक्स कह दिया था क्वेश्चन समझाते वक्त, आई एम रियली सॉरी। वो सेंटर्स की बात कर रहे हैं ना, मैंने पता नहीं क्यों वर्टेक्स ले लिया होगा, पता नहीं कुछ मिस रीडिंग हुई होगी, पर आई होप आपको बात समझ आ रही है। और सर्कल का सेंटर कितना है सर? सर्कल का सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं -g, -f। आप मुझे बताओ, वो ये कह रहा है कि इनकी जो डिस्टेंस है सर्कल और हाइपरबोला के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, उसका बाइसेक्शन है वो पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन,
इन दोनों को मिलाने वाली लाइन का अगर मैं मिड पॉइंट निकालूं तो मिड पॉइंट थ्योरम हम जानते हैं क्या, 0 प्लस माइनस जी बाई टू, तो वो कितना हो जाएगा माइनस जी बाई टू, और 0 प्लस माइनस एफ बाई टू, ये मिड पॉइंट है। सी एच और सी सी मतलब हाइपरबोला के सेंटर और सर्कल के सेंटर को मिलाने वाली लाइन का मिड पॉइंट ये है। अच्छा, ये जो मिड पॉइंट है क्या ये हमारे अकॉर्डिंग निकाले गए मिड पॉइंट के इक्वल है? बिल्कुल है। तो मैं ये कहूँगा, गौर से सुनना स्टूडेंट्स, की आपके जो चारों पॉइंट्स हैं इनके एब्सिसा और इनके ऑर्डिनेट्स का जो मीन यानी एवरेज आता है वो एक्चुअली इन दोनों का क्या होता है, वो एक्चुअली इन दोनों का इतना छोटा है कि मुझे इसका मिड पॉइंट नहीं बना पाऊंगा, पर इनका जो वो एवरेज होता है वो इन दोनों के सेंटर्स का मिड पॉइंट होता है। अब आज जो हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना, इन पर क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट्स। पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी याद करो, कि अगर आप किसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर 3 वर्टाइसिस चुनो ट्रायंगल के तौर पर, 3 वर्टाइसिस से ट्रायंगल बनना तय है, तो उन ट्रायंगल्स का ऑर्थो सेंटर भी हाइपरबोला पर होगा। अब इस पर क्वेश्चन आ जाएंगे स्टूडेंट्स, तो याद रखना है प्रॉपर्टी। नहीं याद रहे तो हम कर लेंगे, बना लेंगे, पर वहाँ वक्त कम होगा, इसलिए प्रॉपर्टी याद रह जाए तो बात बन जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी? दूसरी प्रॉपर्टी ये पढ़ी सर हमने कि अगर आपके पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, कैसा राइट एंगल ट्रायंगल, उसकी भी तीनों वर्टाइसेस आपके हाइपरबोला पर ही, यानी पहली ही प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन कि अगर एक हाइपरबोला पर आपके राइट एंगल्ड ट्रायंगल की तीनों वर्टाइसेस हैं, तो जहाँ पर वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन रहा है, जहाँ पर जिस वर्टेक्स पर वो राइट एंगल बन रहा है, उस वर्टेक्स पर अगर आप हाइपरबोला का नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो आपके राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के पैरेलल होता है। याद है ये बात? तीसरी प्रॉपर्टी बहुत क्रूशियल, अगर आप हाइपरबोला पर 4 कंसाइक्लिक पॉइंट्स चुने, कंसाइक्लिक मतलब वो चारों पॉइंट सर्कल पर भी लाई कर रहे हो, तो उन चारों पॉइंट्स के पैरामीटर्स का प्रोडक्ट T1, T2, T3, T4 1 होता है। पहली बात याद रहेगी। दूसरी बात, इन चारों पॉइंट्स के x और y कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स का एवरेज, एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स का एवरेज हमेशा उन दोनों किसके, उस कंसाइक्लिक पॉइंट बनाने वाले सर्कल का सेंटर और आपके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट होता है। बहुत कंफ्यूज तो नहीं कर दिया है क्या? सारी प्रॉपर्टी, सारी बातें बहुत क्लियर मैनर में समझ आई हैं बिना किसी डिफ़िकल्टी या मुश्किल के? आई थिंक ये चैप्टर आसान था, इसमें हर एक बात आसान थी, कोई नई विशेष बातें हमने नहीं की, और इसके थ्रू सच कहूँ तो थ्योरी वाइज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज कर रहे हैं खत्म। अभी असाइनमेंट क्वेश्चंस बाकी हैं, रुकिएगा ज़रा। पर फिर भी आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही, जितना भी पढ़ना था कोऑर्डिनेट में पढ़ लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चंस और फिर आपके एक्सरसाइजेस पर काम की बातें सुन लीजिएगा। आपके असाइनमेंट क्वेश्चन ज़रूर लेते जाइएगा क्योंकि ये आपको करने हैं, और बेशक आपकी हेल्प के लिए मैं आपको हिंट ज़रूर दूंगा ताकि आप खुद से भी उन्हें करें। पर आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आए। देखना ध्यान से, ये आपका आज का पहला असाइनमेंट क्वेश्चन यानी आज का आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है वो देखते हैं। एक कॉर्ड है PQ, है ना, इसमें कोई आंसर नहीं आएगा क्योंकि आपको प्रूव करना है। एक कॉर्ड है PQ किसकी? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आपके स्टैंडर्ड हाइपरबोला की, ठीक है सर। वो एक्स एक्सिस से पॉइंट A पर मिलती है ना। तो अगर आपने एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिया कुछ इस तरीके से, ऐसा, है ना, और इससे जो आपकी कॉर्ड है ना, वो कहाँ मिलती है? वो एक्स एक्सिस पर मिलती है, A पर, ठीक है सर, बात करेंगे। पॉइंट C इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ एंड O इज द ओरिजिन, प्रूव दैट द ट्रायंगल ACO इज आइसोसेलेस। मेरा कहना है आप बनाओ, कैसे बनाओ? पहले तो आप ये बना लो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। इसमें उसने क्या कहा सुनना, उसने एक कॉर्ड चुनी, मैं कॉर्ड चुन लेता हूँ। लेट्स से ये जो कॉर्ड है ये आपकी कॉर्ड है PQ, ये कॉर्ड है आपकी PQ, है ना। उसने कहा कॉर्ड PQ जो है आपकी वो एक्स एक्सिस से A पर मिलती है, तो PQ को मैंने एक्सटेंड किया तो वो कहाँ मिल रही है? एक्स एक्सिस से A पर मिल रही है ना। और पॉइंट C जो है वो PQ का मिड पॉइंट है। मेरा यकीन करिए क्वेश्चन खत्म हो गया। जैसे ही आपको मिड पॉइंट मिला, जैसे ही आपको मिड पॉइंट मिला तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, अगर आप ध्यान से सुन पा रहे हैं तो। अब आपका जो ये O है ये ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब 0,0, याद है आपको ये बात? अब ऐसे सोचो, ध्यान से सुनना, अगर आपसे कोई बनवा रहा है ये ट्रायंगल, है ना, कौन सा ट्रायंगल? OACO। अब ये इन जनरल बात ट्रू है, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपका ये ट्रायंगल है AC और ये O, तो ये ट्रायंगल आपको प्रूव करना है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, आपको ये प्रूव करना है। मेरा कहना है तरीका आसान है, कैसे सोचेंगे? गौर से सुनना। अगर मैं आपसे ये कहूँ, सुनिएगा ध्यान से, कि अगर मैं P के कोऑर्डिनेट्स लेट्स से T1 कुछ मान लूँ, ये मैंने क्या किया, आई एम रियली सॉरी, अगर मैं P के कुछ कोऑर्डिनेट्स मान लूँ जैसे कि लेट्स से क्या T1, Q के मैं कुछ कोऑर्डिनेट्स मान लूँ लेट्स से T2, पैरामीट्रिकली माना है CT1, मतलब C की जगह क्या हो जाएगा? A, तो है ना। P के कोऑर्डिनेट्स आप क्या रखेंगे? कंफ्यूज मत होइएगा, ये होगा AT1, A/T1, है ना। Q के कोऑर्डिनेट्स आप क्या लेंगे? T2 जो हमने लिखा है वो ले लीजिए आप, AT2, A/T2।
अब क्या आप मिड पॉइंट थ्योरम से मुझे बड़े आराम से सी के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं? आप आराम से बता सकते हो सर, वो होंगे आपके T1 + T2/2, है ना। मतलब ये तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, पर आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना। मतलब ये T1 + T2/2 तो मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया है, पर आप मेरी बात समझ पा रहे हो। आप क्या करोगे, आप करोगे AT1 + AT2/2 और A/T1 + A/T2/2, है ना। उससे सी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो 0,0 हैं ही। मैं PQ की इक्वेशन लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। y2 माइनस मतलब y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपको स्लोप निकालते आती है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, हमने सीखी है ये बात। -1 अपॉन T1 T2 ये आपकी स्लोप आ जाएगी, है ना। और आप इक्वेशन लिख लोगे। तो PQ की इक्वेशन अगर आप सीधे सीधे लिखोगे तो क्या आएगी भाई? PQ की जो इक्वेशन आएगी, है ना, किसी के भी फॉर्म में लिख लो, y माइनस y1, सो y माइनस A/T1 इज इक्वल टू m क्या हो जाएगा? -1 अपॉन, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन्स क्या है? T1 T2 पैरामीट्रिकली, है ना। और x माइनस x1, सो x माइनस ये था A/T1, तो ये हो जाएगा AT1। ये आपकी आती है PQ लाइन की इक्वेशन। अब जब आप PQ लाइन की इक्वेशन निकाल ले रहे हो तो आपको आखिरी काम जो करना है वो है, जिसके बाद आपको खुद दिख जाएगा कि अब इस इक्वेशन में चूंकि मुझे ए के कोऑर्डिनेट चाहिए, अब ए के कोऑर्डिनेट्स में मैं जानता हूं कि ए जो पॉइंट है आपका वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है, तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा ना, उसकी एब्सिसा कुछ होगी। तो इस इक्वेशन में मैं क्या कर दूंगा, इस इक्वेशन में मैं एक्स की जगह 0 रख दूंगा। जब मैं x की जगह 0 रख दूंगा तो मुझे a कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब जब आप ऐसा करेंगे तो आप OC की डिस्टेंस निकालना, C के कोऑर्डिनेट्स हैं, CA की डिस्टेंस निकालना क्योंकि A और C के कोऑर्डिनेट्स हैं, और OA की डिस्टेंस निकालना। इनमें से दो डिस्टेंसेस आपकी सेम आएंगी, और जब सेम आ जाएंगी तो मैं क्या कहूँगा कि जो ट्राइंगल ACO है वो क्या होगा? आइसोसेलेस। लगभग पूरा क्वेश्चन आपको दे दिया है, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है, बस अब आपको ट्राई करके खुद से ये पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो मेरा यकीन है आप कर लेंगे। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिख रहा है वो सुनिए ज़रा। प्रूव दैट 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू हाइपरबोला। वो ये कहना चाह रहा है कि आप किसी एक पॉइंट से इस हाइपरबोला पर 4 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हो। कोशिश करना है इस बात की। फिर क्या? इफ द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम दिस पॉइंट टू द हाइपरबोला इज इक्वल टू लैम्डा, देन फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P। ये कैसे सोचेंगे? मैं दोनों बातें करता हूँ। पहले तो इस बात पर आते हैं, प्रूव दैट 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू द हाइपरबोला। मान लो आपके पास एक हाइपरबोला है, आपके पास एक हाइपरबोला है, और हाइपरबोला भी वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, वही स्टैंडर्ड, है ना। अब एक पॉइंट उसने चुना और उसने कहा कि अगर आपने एक पॉइंट यहाँ से चुन लिया, कोई भी एक पॉइंट चुना, है ना, वो आपसे कहना चाह रहा है कि इस पॉइंट से आप इस पर 4 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हो। ऐसा याद करो, हमने पैराबोला में भी पढ़ा था कि किसी एक पॉइंट से आप 3 नॉर्मल्स बना पा रहे थे। तो जब वहाँ हमें 3 नॉर्मल्स बना पा रहा था तो हमने एक सिंपल सा प्रूफ देखा था, अगर आपको बात याद आ रही है। उसी तरीके से मैं यहाँ पर एक इक्वेशन बनाऊंगा, उसको पास करूंगा, और मुझे पावर 4 में एक इक्वेशन दिखेगी जिसके मुझे 4 रूट्स दिखाई देंगे। और अगर मुझे 4 रूट्स दिखाई देंगे तो मैं कंक्लूड कर दूंगा कि बेसिक सी बात है, वो 4 रूट्स इन पर लाई करने वाले 4 पॉइंट्स हैं। तो सीधी सी बात है, मैं प्रूव कर पाऊंगा कि वो 4 पॉइंट्स पर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर पाऊंगा। पहली बात तो किसी एक पॉइंट से। ये आई होप आपको बात समझ आई कैसे करना है, ये हिंट दिया है, अब आप ट्राई करिएगा। वो कह रहा है सम ऑफ द स्लोप, सेकेंड प्रॉपर्टी जो आपको प्रूव करनी है, ऑफ द नॉर्मल from this point to the hyperbola is equal to lambda, then find the locus of this point P। तो अगर वो इस पॉइंट P के जो h, k से आपने जो नॉर्मल ड्रॉप किए तो उसके आपको T1, T2, T3, T4 मिल जाएंगे। तो आपको स्लोप मिल जाएगी P, मतलब इसको अगर मैं पॉइंट कह दूँ A, इसको अगर मैं कह दूँ B, इसको मैं कह दूँ C और इसको मैं कह दूँ D, तो आप किस किसकी स्लोप निकाल लेना। आप स्लोप निकालना पहले तो क्या, PA की, है ना, फिर आप स्लोप किसकी निकालना, फिर आप स्लोप निकालना PB की, फिर आप स्लोप निकालना PC की, और फिर आप स्लोप निकालना PD की, और इन सारी स्लोप्स का सम है लैम्डा, ऐसा उसने कहा। तो आप जब इसे फिगर आउट करेंगे तो आप P की लोकस निकाल पाएंगे, और आखिर में h, k को x, y से रिप्लेस करके आप उसे कुछ ऐसा बनता हुआ देख पाएंगे, जो कि कुछ ऐसा आपका एक एक्सप्रेशन बनेगा। एक बेहतरीन, आसान, डायरेक्ट और सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें कुछ भी मुश्किल काम हमने नहीं किया है। आई थिंक आप ये कर लेंगे, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सिंगेज मैथमेटिक्स के थ्रू आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की तैयारी हो रही है। एक क्वेश्चन के बजाय एक स्टेटमेंट है, और ये तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम 5 किताबें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। बहुत प्रॉपरली हर एक चीज़ हो रही है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ हो रही है। हम
सारे चैप्टर्स के सारे कंसेप्ट्स, सारी किताबें तो ऑफ कोर्स, उन चैप्टर्स के सारे कंसेप्ट्स, मतलब उन्हें एग्जाम्पल से कंसोलिडेट करना और अच्छे से उन्हें समझना। कंसेप्ट सारे हो जाने के बाद उस चैप्टर की एक्सरसाइज जहाँ पे हर वैरायटी के क्वेश्चन का आपको एक्सपोजर, चाहे वो सिंगल करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट हो, न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो, मैट्रिक्स मैच टाइप हो या लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन हो। एक्सरसाइजेस के बाद हम JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करवाई जाती है इन सारे टॉपिक्स की, इन सारी चीज़ों की। उसके बाद क्या, उसके बाद हम मूव करके कहाँ आते हैं भाई, इसके बाद हम आते हैं आपके हर बुक के कंप्लीशन के बाद एक और नेक्स्ट लेवल पर, जो हम करेंगे अगले पार्ट में रिवील पर। अभी फिलहाल ये जो बुक्स चल रही हैं इनका अच्छा नॉलेज आपको हो रहा है, हर एक चैप्टर पे अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है, और हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।